नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोलर टोर्नाडो से संबंधित। ये सोलर टोर्नाडो क्या होता है? एक ये आयोनाइज्ड गैस जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसका एक तरीके से जो है ये टोर्नाडो फॉर्म में इस पे सोलर से जो है वो जनरेट होता है। ये सोलर से जो है अटैच होता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और इसको बोलते हैं मतलब जनरली हम बोलते हैं टोर्नाडो प्रोमिनेंस। इसकी हाइट जो है 1,30,000 किलोमीटर तक जो है वो स्प्रेड हो सकता है, और साथ साथ जो है इसका जो रोटेशन का जो स्पीड है वो 2 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है इसका आयोनाइज्ड गैस का कि ये जो है 2,50,000 डिग्री सेल्सियस भी जो है वो अचीव कर सकता है, और जो है सन के पोल्स पे जो है वो ऑब्जर्व होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है एज मेनी एज 11,000 कैन स्विरल अबव द सन सर्फेस एट एनी मूवमेंट। मतलब किसी भी एक मूवमेंट पे 11,000 जो है सोलर टोर्नाडो जो है मूवमेंट के रूप में सन के पोलर एरिया में हमको दिख सकते हैं। तो सोलर टोर्नाडो क्या हुआ, एक तरीके से जो है आयोनाइज्ड गैस का एक तरीके से सोलर के पोल्स पे जो है एक आयोनाइज्ड गैस का एक टोर्नाडो है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल्ड पुल से संबंधित। कोल्ड पुल क्या होता है कि एक ये जियोग्राफिकल फिनोमेना है। जब जैसे किसी एरिया में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और वहाँ पे स्टॉर्म भी आया हुआ है, मतलब स्टॉर्म तेज़ हवाओं के मतलब जो है इन्वायरमेंट में अगर बारिश होती है तो वो जो बारिश की जो बूंदें हैं वो अर्थ पे गिरने से पहले ही इवापोरेट हो जाती हैं, और इन इवापोरेशन के चलते जो होता है ये ऊपर में जब जाती हैं तो कूल एयर का रूप ले लेती हैं, और हैवी हो जाने की वजह से फिर जब सबडक्शन होता है नीचे की ओर आती हैं तो नीचे क्या होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है वो अर्थ हो जाती हैं आउट अक्रॉस द लाइक सेलो कोल्ड बबल फॉर्मिंग अ कोल्ड बूल। मतलब वो कूल जो गैसेस हैं, हवाएं हैं, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो स्प्रेड हो जाती हैं वो एक तरीके से कोल्ड बबल के रूप में कोल्ड पुल का रूप ले लेती हैं। तो ये हुआ मतलब, और ये जियोग्राफिकल में जो है केवल एक स्मॉल स्केल एरिया पे जो है वो ऑपरेटिव कूल्ड डाउन ड्राफ्ट एयर जो है वो स्प्रेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड पुल। कंडीशन क्या है इसके फॉर्मेशन का कि जब स्टॉर्म आए और उस समय रेनफॉल हो तो रेनफॉल का जो वाटर चाहे मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाता है, और वही कूल एयर के रूप में जो है सबडक्शन होता है, एक तरीके से ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है। तो यही हुआ कोल्ड पुल से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा अर्थ डीप सी फ्लोर। तो जो डीप सी फ्लोर की बात की जाए तो डीप ओशियन में वो चीज़ें आती हैं ओशियन की जिसमें सी और सी बेड बिलो, मतलब जिसके नीचे जो है लाइट का पेनिट्रेशन कम होता है, सनलाइट जो होता है उसका पेनिट्रेशन कम होगा, तो वहाँ पर क्या है टेम्परेचर राइज हो जाता है। 200 मीटर से नीचे का जो है अगर डेप्थ है सी में तो उसको हम बोलते हैं ट्यूलाइट जोन, मतलब वहाँ पे बहुत कम ही जो है सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है, टेम्परेचर जो है वहाँ पे कोल्ड कंडीशन हो जाता है। डीप ओशन इज कोल्ड विथ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओनली 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल है। तो जो सबडक्शन मतलब नीचे अगर जितना हेवी होगा, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर उतना ही हेवी हो जाता है, तो हेवी होने की वजह से वो नीचे जाता है। तो वही जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है डीप सी पे दिखता है हमको। और यहाँ पर जो है एक्सट्रीम प्रेशर होता है जो कि बोला जाए तो अबाउ 40 to 100 टाइम्स द प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। चाहे एग्जांपल के लिए 1 बार भी बहुत बार कन्वर्जन हो जाता है, चाहे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एग्जैक्ट 1 का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, 0.9 कहीं है, 1.01 है, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के इक्वल होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 1 बार इक्वल टू होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट की बात बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे अर्थ सरफेस पे होता है ओशियन लेवल पे, उससे 40 से 100 टाइम्स जो है ज़्यादा प्रेशर होता है डीप सी में। यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए देखा जाए तो स्क्विड्स, क्रील्स, जेलीज और फिश आर सुपर एबेंडेंट, और मेसोपेलाजिक जोन बोलते हैं जिसको कि 200 से लेकर के 1000 मीटर तक के बीच का जो डेप्थ होता है उसको हम बोलते हैं मेसोपेलाजिक जोन विथ अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड फिश बाई वेट। मतलब ये जो मेसोपेलाजिक जोन है हमारा, वहाँ पर वर्ल्ड की 90% जो है फिश बाई वेट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जो है ये अर्थ डीप सी फ्लोर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो इनका सिग्निफिकेंस ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि ऑयल, गैस, मेथेन हाइड्रेट्स, ओशन करेंट्स, ये जो है ये प्रॉमिसिंग सोर्स है एनर्जी के। जैसे इस और इनके एक्सट्रैक्शन से हमको क्या है न्यू एंटीबायोटिक्स मिल सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग का भी रिसोर्सेस हैं, और प्रेजेंस ऑफ पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज etc। इनके मतलब स्टडी से हमको ये चीज़, एक्सप्लोरेशन से हमको ये सब चीज़ों की जानकारी और ये सब चीज़ें जो हमको मिल सकती हैं, हम इनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इनका सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट के हिसाब से भी है, और इकोनॉमिक भी आस्पेक्ट्स है इनका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर एंटीक्लाइन्स। ये एक फिनोमेना है।
पोलर एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशन है वो एक फिनोमेना है जिसमें हाई प्रेशर विंड सिस्टम जनरेट होता है। कहाँ पर? जहाँ इंटेंस कूलिंग ऑफ सरफेस एयर लेयर, मतलब जिस जियोग्राफिकल एरिया में अगर सरफेस जो है वहाँ पर अगर ठंडा है, कूल है, तो वहाँ पर जो एयर होगी, वहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस सरफेस एरिया के कूल होने की वजह से आसपास की हवाएं भी जो है वहाँ पे कूल होंगी, और कूल एयर जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है, वो क्या होती है? हेवी होती है और सिंक होती है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मीट करता है। तो सरफेस कूलिंग मेक एयर डेंस एंड कॉज इट टू सिंक। हेवी हो जाने की वजह से एयर जो है सिंक होती है। हाई एल्टीट्यूड एयर फ्लो इन टू रिप्लेस द सिंकिंग एयर, इंक्रीजिंग द एयर मासेस एंड बिल्ड हाई प्रेशर। मतलब आसपास जो है ये हाई प्रेशर का जो बेल्ट हो गया, तो ये सिंक होने की वजह से इसके चारों तरफ जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है, लेकिन ये हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से जो है यहाँ से हवाएं जो है बाहर निकलती हैं, यहाँ कभी हवाएं आ नहीं पाती हैं। इसके चलते जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है क्रिएट होता है। द प्रोसेस इंक्रीज मास ऑफ द एयर एबव द सरफेस। एयर सरफेस के ऊपर जो एयर होता है वो हाई मास वाला होता है, हेवी एयर होता है, दस क्रिएटिंग एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और एंटी साइक्लोन क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाई लो प्रेशर जोन। मतलब ये हाई प्रेशर वाला जोन है और इसके चारों तरफ जो है लो प्रेशर वाला जो है एरिया जो है इसके चारों तरफ सराउंडिंग में होता है, और इसके चलते एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट होता है। जो एंटी साइक्लोनिक है उसमें एयर का सर्कुलेशन कैसा होता है? तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारे अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर साउथ हेमिस्फीयर में जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है क्रिएट हुआ है। एक अगर समझा जाए तो अगर आर्कटिक क्षेत्र में हमारा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन जो है क्लॉकवाइज होगा, और अगर अंटार्कटिका कंटिनेंट वगैरह में अगर जनरेट होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन तो वहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है इसका रोटेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्स्ट वेव से संबंधित। थर्स्ट वेव क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर समझाएं तो हीट वेव्स क्या होता है पहले। तो हीट वेव्स एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो है एटमॉस्फेयर का जो है हीट की वजह से जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उसको हम मेजर करते हैं और उसको बोलते हैं कि हीट वेव्स ज़्यादा है, टेम्परेचर में हम इसको मेजर करते हैं। सेम वही कंडीशन अगर किसी कारण से जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें अगर मॉइस्चर कम हो जाता है, एयर में ड्राइनेस आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं थर्स्ट वेव। तो थर्स्ट वेव क्या है? पीरियड ऑफ एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक थर्स्ट, मतलब एक तरीके से थर्स्ट इन द सेंस प्यास की बात होती है। तो एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक थर्स्ट, क्योंकि इसका रीजन होता है हाई इवेपोरेशन डिमांड दैट रैपिडली ड्राई आउट द लैंडस्केप। मतलब जो लैंडस्केप पे रैपिडली ड्राई आउट होने जाने की वजह से जो थर्स्ट क्रिएट होता है, जो मॉइस्चर की कमी हो जाती है एयर में, उसको हम बोलते हैं थर्स्ट वेव। डिफरेंस क्या है? हीट वेव को हम हाई टेम्परेचर के रूप में मेजर करते हैं या डिफाइन करते हैं। थर्स्ट वेव को हम डिफाइन करते हैं हाई ड्राइनेस के रूप में, जिसमें जो है एयर जो है एग्रेसिवली डिमांड करता है मॉइस्चर का। टेक्निकली जो है अगर थर्स्ट वेव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज अगर लगातार रह जाता है तो व्हेन डेली इवोपरेटिंग डिमांड इज ग्रेटर देन इट्स हिस्टोरिकली 19th परसेंटाइल वैल्यू ऑफ दैट पीरियड। मतलब जो है 19th परसेंटाइल वैल्यू के हिसाब से अगर 3 दिन के एवरेज से अगर डाउनफॉल होता है तब हम उसको जो है थर्स्ट वेव डिक्लेयर किया जाता है। इसमें वही है कि एटमॉस्फेयर मॉइस्चर का डिमांड करता है, और फैक्टर ड्राइविंग इवापोरेशन डिमांड। इवापोरेशन क्यों होता है? तो हाई टेम्परेचर की वजह से, विंड की स्पीड से, ह्यूमिडिटी है कम ज़्यादा होने की वजह से भी जो है ड्राइनेस पे असर पड़ता है, और साथ साथ जो है सनशाइन, एवरेज सनशाइन के ऊपर भी जो है हमारा थर्स्ट वेव डिपेंड करता है। तो ये हुआ हमारा थर्स्ट वेव से संबंधित, और कुछ जो है इसमें जो डिफरेंस है हीट वेव से उसको भी हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट है हमारा मर्केटोर्स मैप। इसका यूटिलाइजेशन जो है ना, इसको डिजाइन किया गया था 1569 में, किसके द्वारा? जेराडस मर्केटर के द्वारा। इसका यूटिलाइजेशन जैसे कि मैपिंग के साथ साथ जो है नेविगेशन के लिए किया जाता है। इसमें जो इस मैप में नॉर्थ साउथ के अलावा किसी लोकेशन को दिखाया जाता है कि वो कितना डिस्टेंस पे है और किस एरिया का है। तो इसमें एक त्रुटि है, चाहे एरर आता है कि जैसे जो नॉर्थ पोल जो है पोल वाला जो एरिया होता है उसको जो है स्मॉल होने के बाद भी जो है उसको लार्ज दिखाया जाता है, और जो एरिया इक्वेटर पे है वो लार्ज होने के बावजूद भी उसको जो है स्मॉल दिखाया जाता है। तो इसका कंटेक्स्ट ये क्या डिस्टॉर्शन इसके लिए यूज करता है। तो इसका कंटेक्स्ट इसलिए है, मर्केटर्स इस मैप न्यूज में इसलिए है कि अभी क्या है ना, अफ्रीकन यूनियन जो है ना उसने इंडोर्स किया है कैंपेन को करेक्ट द मैप। करेक्ट द मैप क्यों? क्योंकि जो है मर्केटर मैप में ग्रीनलैंड को जो है अफ्रीका जो कंटिनेंट है हमारा उससे बड़ा दिखा रहा है, जबकि अफ्रीका जो है ग्रीनलैंड से 14 टाइम्स जो है बड़ा है बाई एरिया, लेकिन इस मैप में जो है ग्रीनलैंड को अफ्रीका से बड़ा दिखाता है। तो इसके ये जो डिस्टोर्टेड स्केल है इसको मतलब करेक्ट करने के लिए जो है कैंपेन जो है चालू किया गया है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, और इसके जगह पे अल्टरनेटिव जो है मैप का यूज़ करना जिसको बोलते हैं इक्वल अर्थ मैप जो है उसको जो है यूज़ करने के लिए जो है ये करेक्ट द मैप कैंपेन जो है वो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा जो है इंडोर्स किया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेबियन सी मिनी वार्म पूल। ये जो है ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल बिहेवियर है अरेबियन सी में, जहाँ पे कि जो अरेबियन सी के एक स्मॉल पैचेस पे अनयूजुअल वार्म सी सरफेस टेम्परेचर जनरेट होता है, खास करके जहाँ साउथर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, जिसको हम केरला कोस्ट भी बोलते के पास जो है जनरेट होता है। यहाँ जो मिनी वार्म पूल है वहाँ पे जो लोकल बॉडी जो वाटर टेम्परेचर है उसको रीच करता है 28.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके चलते जब यहाँ पे जो है लोकल टेम्परेचर पे जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है तो ये इन्फ्लुएंस करता है जो रीजनल क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को। ये जो मिनी वार्म पूल जो जनरेट होता है अरेबियन सी में, इसका ड्यूरेशन कब है, जस्ट जो ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब हमारा मानसून आता है 1 जून से मानसून जो है आ जाता है इंडिया में केरला कोस्ट पे, तो उससे पहले मतलब मई में, अप्रैल से लेकर के मई में जो है ये एक्चुअल में एक्टिवेट होता है जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द इंडियन मानसून। और ये जो वार्मिंग है ये इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि इंडिया के जो मानसून पे इफेक्ट करने वाला, पर्टिकुलरली नेगेटिव इफेक्ट करने वाला जो एल नीनो है, तो उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है। मतलब एक तरीके से हमारे मानसून के लिए बेनिफिशियल होता है। ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है दैट हेल्प्स द मानसून रिकवर फ्रॉम द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द प्रीवियस एल नीनो। तो प्रीवियस एल नीनो के द्वारा जो डिसरप्शन क्रिएट किया गया था उसको एक तरीके से ये जो है मतलब जो है रेमेडीज़ के रूप में जो है ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्योग्राफी में जो है इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इसमें पहला है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR। ये जो इंस्टीट्यूशन जो है ये इंडिया का प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के रिसर्च एक्टिविटीज़ जो कि पोलर और डीप ओशियन में इंडिया जो रिसर्च करता है उससे संबंधित। इसकी शुरुआत 1998 में किया गया था एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, और जो कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। रिसेंटली इसको 25 ईयर्स हो चुके हैं। गवर्निंग बॉडी क्या है कि इसके टोटल जो है इसकी गवर्निंग बॉडी में 13 मेंबर होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री की जितनी भी लीडरशिप है पोलर और ओशियन साइंस में सेक्शन में जितने भी हैं उसको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के जो है सेक्रेटरी वो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। की रोल इसके द्वारा प्ले किया जाता है। एक तो देखिए जितना भी इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, चाहे पोलर एरिया में, चाहे हिमालय में, चाहे ओशियन से संबंधित, डीप ओशियन माइनिंग से संबंधित, तो ये जो है इसके अंतर्गत जो है ये रिसर्च डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो अब अंटार्कटिका में जो है हमारा रिसर्च स्टेशन जैसे कि मैत्री और भारती है, और आर्कटिक में हमारा क्या है हिमाद्री है। तो इस रिसर्च स्टेशनों को जो है एक तरीके से मेंटेनेंस वगैरह रिसर्च वगैरह करना इनके अंतर्गत आता है। हिमालय में हमारा रिसर्च स्टेशन क्या है हिमांश, तो वो भी इनके अंतर्गत में आता है। दूसरा जो डीप ओशियन मिशन है इंडिया का, जो एक्सप्लोर करने के लिए डीप सी मिनरल्स रिसोर्सेज और हाइड्रोथर्मल सिस्टम को मतलब जो है हम एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे, पॉलीमेटेलिक नेडुल्स, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करने का अगर कुछ प्रोजेक्ट चलना है, चाहे रिसर्च करना है हमको, तो ये जो है इसी संस्था के द्वारा हमारा चला जाता है। साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इम्प्लीमेंट करती है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी 2022 और इंडिया का अंटार्कटिका पॉलिसी 2022। ये दोनों जो है इसी के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिसेंट में क्या इनिशिएटिव लिया गया है इसके द्वारा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इसको बोला जाता है कि पोलर और ओशियन रिसर्च सेंटर हमारा जो है इंडिया का, इसमें एक पोलर भवन का जो है स्थापना किया गया है। ये एक तरीके से लेबोरेटरीज है फॉर द पोलर और ओशियन रिसर्च, ठीक है। और इट वुड इंडिया फर्स्ट पोलर एंड ओशियन म्यूजियम, तो इंडिया का फर्स्ट पोलर और ओशियन म्यूजियम के रूप में स्थापना किया गया है पोलर भवन का, एक लेबोरेटरी के रूप में है। दूसरा एक सागर भवन जो है एस्टेब्लिश किया गया है, इसमें क्या है -30 डिग्री सेल्सियस पर एक कोर लेबोरेटरी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस के रूप में भी जो है एक स्टोरेज यूनिट एस्टेब्लिश किया गया है फॉर द अचीविंग सेडिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल। तो इसके द्वारा जो है 2 इनिशिएटिव लिए गए हैं, पोलर भवन और सागर भवन। और जो है इसका मेन जो है रोल क्या है, गवर्निंग बॉडी क्या है, शुरुआत कैसे हुई थी, और मेन इसका जो है मतलब जो है इसका रोल ओशियन और पोलर के रिसर्च में क्या क्या ये रोल प्ले करता है। तो ये हुआ हमारा ओशियन से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित जो है हमारा डिस्कशन। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।